ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस यानी विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण और वायरल प्रश्न। ठीक है, और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2024 में 110%, ठीक है, 110% ये बोर्ड एग्जाम 2024 की पेपर में छप चुका है और ये प्रश्न 110% आपके बोर्ड में आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करो कि अभी इन प्रश्नों को अभी का अभी तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके बोर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, ये आप अगर आप क्लास 10th में तो आप 10 से 15 नंबर, ठीक है, 10 से 15 मिनट आप अपना निकाल कर इस पूरे वीडियो को वॉच कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप वॉच कर लेते हो ना तो आपका इसमें से 15 से 20 नंबर, कितने नंबर, 15 से 20 मार्क्स का इस पूरे क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 110% पूछेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखोगे बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, यानी कि टोटल सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली आपके लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मैंने बताया कि 10th के स्टूडेंट हो तो 10 से 15 मिनट निकालो और इस पूरे वीडियो को वॉच कर दो। देखो, आप भी अगर 90% लाना चाहते हो ना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियोज को वॉच करने के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हम बहुविकल्पी पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुविकल्पी। इसमें दे रखा है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो सब कुछ ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, अब इसे तो याद कर लो तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है H2SO4। ठीक है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है इस तरह से। अब जब ये टूटता है तो ये क्या बनाता है, 2H प्लस SO4 माइनस की चीजें बनाता है। ठीक है, H2 है यहाँ पे और SO4 है तो यहाँ पे SO4 आपका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्लस है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या है, ये प्लस लगा हुआ ऊपर, तो ये ऊपर प्लस है तो इसमें 2 का इधर मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ठो यानी परमाणु हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कितना है, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। ठीक, जो भी आपका पूछा कोई भी तो उसका सूत्र लिखो। ठीक है, सूत्र लिखने के बाद आप इससे इसकी हाइड्रोजन संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है वो क्या है, दे रखा है NHCO3 की Na2CO3 10H2O CaOCl2 NaOH। ठीक है, तो जो धावन सोडा होता है, धोने के सोडा का फार्मूला वो होता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एल्काइन का सूत्र है। ठीक है, जो फार्मूला होता है एल्किन एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन एल्किन एल्काइन तो इसका होता है CnH। ठीक है, यहाँ पे CnH2n-2। अब देखो एल्केन एल्किन एल्काइन यानी तीसरे नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे C3 रहेगा, H और 2 n मतलब ये इसकी संख्या हुई। ठीक है, 2 गुणित n की जगह पे 3 रख देंगे -2। तो इसको जब सॉल्व आप करोगे तो यहाँ पे C3H, यहाँ 3 दूना के 6 और 6 में से 2 गया 4 बचा। ठीक है, तो C3H4, तो यहाँ पे C3H4 का जो फार्मूला ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एल्काइन का वो सूत्र था। एंड दे रखा है यहाँ पे एस्टिक अम्ल। ठीक है, एस्टिक अम्ल CH3COOH का IUPAC नाम है। तो यहाँ पे दे रखा है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। अब देखो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको एस्टिक, यहाँ पे देखो क्या सूत्र है CH3COOH। ठीक है, और ये इसमें कार्बन की संख्या कितना, ये हो गया आपका मेथ और ये हो गया आपका एथ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मेथ और ये हो गया आपका एथ। और इसमें क्या कौन सा समूह लगा है, ठीक है, ओइक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओइक लगा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका मेथ एथ, एथेनोइक, ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, COOH लगा होता है तो ओइक समूह है, मेथ एथ, तो ये हो जाएगा आपका एथेनोइक अम्ल। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं वो है, पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, जड़ में होता है कि पत्ती में कि तने में कि पुष्प में। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो पादप होते हैं, ठीक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है, पत्ती में होता है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, आहार नाल की C आकार की संरचना है वो क्या कहलाती है, अमाशय कहलाती है, ग्रहणी कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है, कृमि रूप परिसेचिका
कहलाती है? ये आपका क्या कहलाती है? वो ग्रहणी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह, ठीक है, क्या कौन सा गृह ऊर्जा गृह कहलाता है? कि क्लोरोप्लास्ट कहलाता है, कि राइबोसोम्स कहलाता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, कि लाइसोम्स कहलाता है? ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सी जो है माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है? करेक्ट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्या दे रखा है? दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि एफ इक्वल आर, की एफ इक्वल 1/r, की 2f इक्वल आर, की f इक्वल 2r। तो हम जानते हैं कि f बराबर हमारा क्या होता है? r/2 होता है। ठीक है, तो जब हम इसमें 2 का f में गुणा कर देंगे तो 2f इक्वल क्या बचेगा यहाँ पे? r। ये वाला अगर ऑप्शन कहीं दिया तो वो करेक्ट है। ठीक है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दे रखा है कि एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश की मात्रा होती है। ठीक है, 1.0 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, 6.25 इंटू 10 की पावर 19 कूलाम्स, 1.6 इंटू 10 की पावर 90 कूलाम्स प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होता है उस पर प्लस आवेश होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेशित होता है। तो ये प्लस लगा हुआ है तो इस पे -19 घात रहता है और यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एक्यूरेट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, यहाँ से आपका अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आ गए। देखा अम्लों तथा क्षारों में अंतर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे तैयार कर लेना। तो देखो, जो अम्ल होता है ना, अम्लों का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, और जो क्षारकों का स्वाद होता है वो कड़वा टाइप का होता है। और जो अम्ल होता है ना, ये नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। यानी जो लिटमस पेपर होता है नीला कलर का, उसे ये क्या कर देता है? अम्ल लाल कर देता है। और जो लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देता है क्षार। क्षार क्या करता है? लाल रंग का जो लिटमस पेपर होता है उसे नीला कर देता है। और ये अम्ल जो है ना, ये जल में विलय होकर H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं। और ये जल में विलय होकर OH, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। इसके एग्जाम्पल जो है HCl, H2SO4, HNO3 है। और इसके जो है KOH है, NaOH। ठीक है, ये जैसे होगा, यहाँ पे मैंने H2SO4 का आपका बताया कि ये आपका क्या हो जाएगा? 2H+SO4-। ठीक है, ये क्या दिया? H+ आयन दिया, यहाँ पे दिया ना H+ आयन। ये क्या है? KOH का इसका करोगे तो ये क्या देगा आपका? K, ठीक है, K+OH- देगा। क्या दे रहा है? OH-। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखिए। ये जो इतना बताया हूँ ना, ये हर बार रिपीटेड है क्वेश्चन में, यानी बोर्ड में इसका लिखित है कि ये क्वेश्चन देगा ही देगा। IUPAC वाला आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देगा ये वाला क्वेश्चन। तो ये दे रखा कि CH3COOH, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा है एथेनोइक अम्ल का। यहाँ पे ये क्या है? पहला कार्बन और ये लगा हुआ है दो का मेथ एथ। ठीक है, और ओइक शब्द जुड़ा है तो ये आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल हो जाएगा? एथेनोइक। ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे दे रखा HCHO। क्या दे रखा? HCHO। एक कार्बन है मेथ और इसमें कौन सा समूह लगा है? CHO OH। ठीक है, तो ये अल होता है। OH का जो क्रियात्मक समूह होता है उसका मतलब अल होता है। ठीक है, तो ये मेथन है, मेथेन है। ठीक है, क्या है? मेथेन। और ये क्या हो गया? टोटल मिलाकर अल समूह जुड़ा तो मेथेनल। और यहाँ पे HCOOH है। ठीक है, तो ये जो इसमें भी एक ही कार्बन है तो मेथ होगा, और COOH लगा हुआ है, ओइक हो जाएगा। जैसे ऊपर आपका COH लगा COOH, तो यहाँ पे भी COOH लगा तो यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो इससे हम लिख देंगे मेथेनोइक अम्ल। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है C2H5OH। ठीक है, इसको तो आप जानते हो। CH2, इसको क्या हम लिख सकते हैं? देखो CH3। ठीक है, एंड आपका फिर से लिख सकते हैं, 2 कार्बन है, फिर C इस तरह से लगाएंगे बांड CH2, और यहाँ पे आप OH इस तरह से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कितने कार्बन है? मेथ हो गया, और ये क्या हो गया आपका? सॉरी, ये पहला कार्बन हो गया और ये दूसरा कार्बन हो गया। ठीक है, मेथ एथ, तो ये हो जाएगा आपका एथे। और OH समूह जो होता है वो एल्कोहल का समूह होता है, यानी आल लगा होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? मेथ एथ, एथेनॉल। क्या हो जाएगा आपका? ये एथेनॉल। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप तैयार करो। ठीक है,
क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेडिंग देना आपको साबुन। साबुन जो देखो होता है ना उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण जो थे वो साबुन कहलाते हैं, ठीक है। उच्च अणु भार वाले जो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन करके प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम साबुन की जो फार्मूला होता है उसे कैसे हम सिर्फ साबुन प्राप्त करेंगे वो हम वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम पहले क्या लेंगे, वसा लेंगे। ये बोल रहा है कि उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाती है। ये तेलों और वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। इसका जो मेन है ये तेलों और वसाओं का, ठीक। तो वसा का जो फार्मूला होता है वो आपका एक लिख देते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा CH2O CO C17H35, ठीक है। ये इसका फार्मूला हो गया। एंड यहाँ पे पूरा वसा का जो फार्मूला वो हमें लिखना पड़ेगा CH, ठीक है, OCO C17H35, ये पूरा वही चीज होगी। इसके बाद अगेन CH2O CO C17H35, ये चीज होगी, ठीक है। प्लस इसके साथ बोल रहा है कि वसाओं के साथ तनु NaOH या KOH लेना है। हम यहाँ पे NaOH ले लेते हैं, 3 ठो लेंगे, ठीक है, NaOH। ये चीज़ें 3 है तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया। अब इसके बाद हमें इसकी क्या कर देना है, रिएक्शन। तो यहाँ पे आपका बचेगा ये CHO और इसका H ले लेंगे, ठीक है। CH लेंगे और इसका क्या लेंगे, OH लेंगे। इसका CH ले लिया हमने और इसका क्या ले लिया, OH। तो यहाँ पे बचा आपका CHOH, ठीक है। और इसका जो है वो लगा ही रहेगा CH2 और इसका भी OH इसके साथ रहेगा CH2OH। और इस यहाँ पर भी CH2 रहेगा, इसका CH2 और OH इसका लगा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। अब देखो 3 ठो Na बचा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि H35 का ठो 1 2 3 है, C17 का ठो 1 2 3 है, ठीक है। इन सभी को हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो यहाँ पे हम आगे इसके लिख देते 3। इसके बाद C17 यहाँ पे हम भी ले सकते हैं और H35 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे H35 हम लिख दे रहे हैं इस तरह से, H35 C17, ठीक है। और यहाँ पे बच क्या रहा है, C एक ठो बच रहा है और 2 ठो O यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। कितने वो बच रहे हैं, 1 2 O बच रहे हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे C और ये C भी बच रहा है तो COO, ठीक है। इसका तो हमने उपयोग ले लिया और इसका भी ले लिया और यहाँ पे C बचा और 2 ठो O बचा है, ठीक है। इसमें भी C बचा 2 ठो, इसमें भी C बचा 2 ठो, यहाँ पे COO हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, Na है तो Na हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया, ये क्या बन गया, साबुन बन गया, ठीक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3C17H35 COO, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं इस चीज को। इसी चीज को हमने इस तरह से C17 को आगे करके H35 को इधर कर दिया और यही हमारा क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साबुन, ठीक है। ये हो गया आपका ये वाला साबुन का साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप इसे तैयार करके जो है 110% बोर्ड एग्जाम में देता है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसका समीकरण आप देख लोगे ना तो ये चीजें आंख बंद करके आप बता दोगे। देखो प्रकाश संश्लेषण वह रासायनिक अभिक्रिया है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप ना लिखो तो अच्छा है। देखो प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को प्रकाशीय ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश तथा पड़हरिम की उपस्थिति में, ठीक है, पड़हरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। अब इसका हम रिएक्शन देखेंगे और ये पूरी चीजें आपको कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। रिएक्शन देख लोगे, ये चीजें लिख दोगे। क्या है रिएक्शन,
यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक, जैसे ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, CO2, ठीक है। तो इसमें हम CO2 का ठो लेंगे, 6 ठो लेंगे, हम बताएंगे। एंड आपको क्या करा इसके बाद तथा जल के लिए क्या लेंगे, जल जो होता है H2 होता है, प्लस 12 ठो क्या लेंगे हम, H2O लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि किसकी उपस्थिति में आपको अभिक्रिया कराना है, सूर्य का प्रकाश और पड़हरिम, ठीक है, सूर्य का प्रकाश तथा पड़हरिम। तो यहाँ पे हम इस उपस्थिति किसका कर देंगे, सूर्य का प्रकाश एंड किसकी और उपस्थिति, पड़हरिम, ठीक है। अब देखो इसी से हम आपको परिभाषा बताएंगे। एंड ये बनेगा क्या, बोल रहा है कि सूर्य का प्रकाश तथा पड़हरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है, ठीक है। ये किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में, C6H12O6 प्लस यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे कार्बन कठो है, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 कार्बन है और ऑक्सीजन की संख्या 12 है। तो यहाँ पे हमने कार्बन की संख्या 6 ले लिया, ठीक, यहाँ पे 6 लगा हुआ है इसके आगे, तो 6 कार्बन की संख्या ले लिया। एंड यहाँ पे जो H है वो कठो है आपका, देखिए 12 दूना के 24, ठीक है। तो यहाँ 12 ठो H ले लिया और O कठो है, 6 दूना के 12, एक 13 ठो O है। तो यहाँ पे O6 ले लिया, यानी 6 ठो ले लिया। अभी हमारे पास 7 इसको मैनेज करना है ऑक्सीजन को, ठीक है। प्लस इसमें से हम क्या निकालेंगे, 6H2O निकाल देंगे, 6H2O। अब देखो 6 दूना के 12 यहाँ पे हो गया और 12 यहाँ हो गया, यानी हाइड्रोजन की संख्या 12 दूना 24 थी, वो मेंटेन हो गई, ठीक है। प्लस इसमें से निकाल देंगे हम 6O2, ये गैस है ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, यानी 6O2। यहाँ पे आप देख सकते हो C6H12O6, ये तो आप समझ गए कैसे आया है, कार्बन की संख्या 6 तो 6 है, और 12 यहाँ से कितना लिया, हाइड्रोजन की संख्या O6 है, ठीक है। 6 दूना के 12, एक 13 ठो यहाँ पे है, तो हम इसको मेंटेन करना था, 6 दूना के 12, एक 13, ठीक है। तो इस तरह से हमने सब कुछ मेंटेन कर दिया। और यहाँ पे 13 ठो नहीं है, ऑक्सीजन की संख्या 6 दूना के 12 और 12 एक 24, ठीक है। 6 दूना के 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे, ऑक्सीजन की संख्या 24 है, तो 24 आप मेंटेन कर लो। 6 यहाँ पे है एंड 6 यहाँ पे है, 6 दूना के 12 और 2 6 के 12, यानी 24 यहाँ पे मेंटेन हो गया। तो ये देखो यहाँ पे यही चीज़ें दे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य के प्रकाश तथा पड़हरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्राप्त होता है। ये क्या है, प्राप्त हुआ है हमें ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में CO2 तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, श्वसन वह क्रिया जिसमें कोशिका में कार्बनिक यौगिक प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब जैसे कि अगर आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख दिए, उसमें नमी हो गया तो उसका ऑक्सीकरण हो गया वो चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसका सूत्र लिखेंगे, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12O6 होता है, प्लस ऑक्सीकरण के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो 6 तो ऑक्सीजन भी ले लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे रिएक्शन करा देंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले CO2 निकल जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया, जैसे उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। 6 ठो कार्बन था तो यहाँ पे 6 ठो कार्बन है और 6 दूना के 12, 24 ठो में यहाँ पे क्या ले लिया, ऑक्सीजन, ठीक है। संख्या सबसे पहले मेंटेन करेंगे। यहाँ पे कितना कार्बन की संख्या है, 6 दूना के 12, 6 18, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 दूना के 12 प्लस इसमें से और क्या निकलेगा, 6H2O निकल जाएगा, ठीक है, जल निकल जाएगा 6H2O, और प्लस इसमें निकलती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। ये लिखे देंगे किलो कैलोरी ऊर्जा, ये इसमें से क्या करती है, निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ मेंटेन है। 6 दूना के 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 12 ठो एंड यहाँ पे आपका क्या हो गया, 12 यहाँ पर है, ठीक है। 6 दूना के 12 हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे है, 12 ठी यहाँ पर है, सब कुछ मेंटेन है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला
उत्तल उत्तल दर्पण लगा है, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब तथा उसकी स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देख क्या रखा है, पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की उग्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा हुआ है, यानी आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 मीटर। ठीक है, अब हमें इसमें से वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा, पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो कि 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि u की वैल्यू कितना दे रखा है, दूरी कितना दे रखा है, -5 मीटर। ठीक है, दूरी को हमेशा माइनस में रखते हैं। एंड यहाँ से जब r की वैल्यू दे रखा है ना, तो हम फोकस यहाँ पे निकाल सकते हैं, f बराबर होता है r/2। ठीक है, तो r की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो यहाँ पे 5/2 r की जगह पे 5 रख देंगे। अब इसमें आप चाहो तो क्या कर लो, ये डिवाइड कर लो। ठीक है, तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसी तरह से छोड़ दो। अब हम जानते हैं कि जो दर्पण का फार्मूला होता है, दर्पण का सूत्र होता है, वो क्या होता है, दर्पण का सूत्र वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हो रहा है तो 1/f की वैल्यू क्या है, 5/2 रख दो यहाँ पे, प्लस 1/v तो हमें निकालना ही है, फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, v, तो 1/v हो गया, प्लस u की वैल्यू कितना है, -5 मीटर, तो रख दो -5 मीटर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, और ये कहाँ चला जाएगा आपका, यहाँ पे, तो ये जगह 2/5 बराबर, ठीक है, ये बराबर में प्लस नहीं रहेगा, 1/v, और ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा -1/5। 1/v अपनी जगह पे रहेगा, और ये -5 इस पर आएगा तो +5 हो जाएगा, 2/5, और ये -1/5 इधर आएगा तो +1/5 हो जाएगा, बराबर 1/v। अब इसमें क्या है कि हर जब समान है तो ऊपर का केवल जोड़ देते हैं, ऊपर का कितना है 2 और 1 को जोड़ोगे तो 3, और नीचे 5 है तो इसे लिख दो 1/v। ठीक है, ये चीज़ें हमने लिख दिया, और ये चीज़ें हमने बताया कि जब हर सेम होता है तो आपस में ऊपर केवल जुड़ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। अब हमें v की वैल्यू जब पता करना है तो ये सटीक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, v की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे आप यहाँ देख लो, 5 गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा, 5 बराबर v का गुणा इधर करोगे तो 3v। अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो ये गुणा में इस पर जाएगा तो कहाँ पे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका v बराबर 5/3। अब इसका हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 छके 18, फिर 3 छके 18, इस तरह से आता रहेगा। यही आपके प्रतिबिंब की क्या हो जाएगी, स्थिति। 5/3 भी लिख सकते हैं, या 1.66 मीटर, ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके घर के कुल वैद्युत उपकरणों की शक्ति 5 किलोवाट है। यदि आपके घर की वैद्युत आपूर्ति 200 वोल्ट है तो आपके घर में मेंस की फ्यूज तार की रेटिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें दे रखा क्या, 5 किलोवाट उपकरणों की शक्ति, यानी P की वैल्यू दे रखा कितना, 5 kWh। ठीक है, किलोवाट। अब देखो हमें क्या करना है, इसको किलोवाट को हम किस में चेंज करेंगे, किलोवाट को हमें वाट में चेंज करना है। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। ठीक है, तो इसका मतलब कि 5 में हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाट में। तो P बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5000 वाट। और वोल्ट कितना दे रखा है, I बराबर 200 वोल्ट। ठीक है, एंड हमें क्या निकालना है, सॉरी ये V बराबर दे रखा है ना, V बराबर 200 वोल्ट। तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है, ठीक है, I बराबर V होता है, या आप यहाँ से ये निकाल सकते हो, P बराबर I इंटू V। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा, P/V। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या है, 5000 है, एंड V की वैल्यू कितना, 200, 2 0 से 2 0 गया, 50 बचा। I बराबर आपका कितना आ जाएगा, ये 25 बार में कट जाएगा, 25 एम्पियर। कितना हो जाएगा, 25 एम्पियर। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ये फार्मूला होता है P बराबर I इंटू V। यहाँ से हमने I को निकाला, ठीक है, I को निकाला तो ये गुणा में इस पर आया तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, फिर वैल्यू को हमने उठा कर रख दिया जो जो दिया था। I बराबर 50 एम्पियर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।